तो अब मेरा चैप्टर है बड़ा छोटा सा। इस चैप्टर का वैसे नाम आप देखेंगे अमीन्स नहीं हुआ करता था, नाम था फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन। लॉजिकली इसमें अमीन्स सिर्फ नहीं है, इसमें डायजोनियम सॉल्ट्स भी है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो इसका नाम अमीन्स अब रख दिया क्योंकि नाइट्रो काट दिया सिलेबस से, साइनो काट दिया, पहले सारे होते थे। तो मैं यहाँ अमीन्स लिख रही हूँ। कॉम्पिटिटिव वाली बुक्स या पास्ट ईयर वाली बुक्स में अमीन्स नाम नहीं मिलेगा, वहां आपको नाम मिलेगा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन। अगर उसमें नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप के आपको कुछ केसेस मिले 2013 में, 12 में, 3 में, 4 में, वो कट चुका है, वो डिलीटेड सिलेबस का हिस्सा है। तो नाइट्रो ग्रुप के कोई ऐसे रिएक्शन जो यहां मैंने कवर ना किए हो, प्लीज उसको मत करिएगा, दे आर ऑलरेडी डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। पहले एनसीईआरटी में भी होते थे, जब हम इनिशियली पढ़ाया 10 साल तो वो पढ़ाना पड़ता था, अब कट चुका है। सो अगर कहीं आए तो ये टेंशन मत लीजिएगा, ये कट गए हैं। सबसे पहले मैं नॉमेनक्लेचर पे अगर आऊं, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अमीन्स का क्या है, उसके लिए एक अच्छा फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है। इसका प्रीफिक्स कहीं मेरे को देना पड़ा तो क्या दूंगी, अमीनो, और इसका सफिक्स कहीं देना पड़ा तो क्या दूंगी, अमीन विद सिंगल एम। अमीन विद डबल एम होता था कोऑर्डिनेशन में, यहां अमीन दूंगी, इसका सफिक्स, वही सफिक्स पकड़ा दिया जो नाम था। तो इन सिंपल टर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं कर रही हूं ये, तो वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन का मैंने ढूंढा, उससे बना एल्केन, साथ में अमीन, तो क्या बन के आया मेरे पास, एल्केनमीन, लाइक ब्यूटेनमीन, साइक्लोहेक्सेनमीन। इस तरह से साइक्लोहेक्सेनमीन भी इज अ लीगल नेम। इस तरह से आपको नाम मिलेंगे, वर्ड रूट और उसके पीछे अमीन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इसको नॉमेनक्लेट करना है। जस्ट अब खाली सिंपल एग्जाम्पल लेने की स्टेज आपकी नहीं रही, आपकी अब वो स्टेज है जिसमें कुछ कुछ और फंक्शनल ग्रुप हो, नंबरिंग में कुछ ट्रिक हो, तो हम लें। अब इसके अंदर मैं क्या लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अगर नंबरिंग मैंने इधर से की होती तो डबल बॉन्ड को छोटा लोकेंट मिलना था, बट अब क्या है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में आता है, तो मेरे को प्रायोरिटी एनी हाउ उसको देनी है। और जल्दबाजी में कहीं आप 1 2 3 इसको ना भूल जाएं, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना लें, नहीं। जैसे अल्कोहल था, आप चेन बीच में से नहीं काट सकते, आपको चेन की स्टार्टिंग को ही 1 देना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, वर्ड रूट हेप्ट, और इन कितने पे है, 4, हेप्ट 4 इन, इसका वर्ड रूट और सफिक्स हुआ। फिर लास्ट में मैं किस पे आती हूँ, प्रीफिक्स पे। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल बिल्कुल नहीं। यही एक गलती बस बचाने के लिए ये वाला केस किया है कि इसके फ्लो में कहीं आप 2 पे मिथाइल ना लगा दे। व्हेन आई हैव सेड हेप्ट, हेप्ट माने मैंने सातों कार्बन चूज कर लिए। तो ये मेरे पास एक सिंपल से अमीन का नॉमेनक्लेचर हुआ। अब दिस, इसके नॉमेनक्लेचर से ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं ये दिखाने में, ये कायरल है। कायरल क्यों है, ये CH3 है, ये CD3 है। अब अगर आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो हेल्प मी आउट इन चूजिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैंने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर ली, और कोई चारा दिख भी नहीं रहा। ये चूज करूंगी तो भी एक बात है, ये चूज करूंगी तो भी एक ही बात है। 3 कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, तो पेंटेन तो आ गया। पेंटेन के 2 पे क्या लगा है, अमीन, तो पहले तो पेंटेन 2 अमीन करूंगी, पेंटेनामीन। 2 पेंटेनामीन भी एक्सेप्टेड है, जैसे 2 पेंटेनॉल एक्सेप्टेड है ना, समझ आ गया आपको क्या है, वैसे ही 2 पेंटेनामीन भी एक्सेप्टेड होगा। तो पेंटेन 2 अमीन, और उसी के 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। आप इसको भी मिथाइल बोलेंगे, इसको भी मिथाइल बोलेंगे, CD3 को भी मिथाइल बोलिएगा। अंडरस्टूड है, उसके H को हमने हैवी हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, बट ग्रुप मिथाइल ही है। तो ये हुआ एक आपके पास। इसी तरह से इफ गिवन सेकेंडरी अमीन, पहली बात, पिछले जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ढूंढने का तरीका अलग था, इसमें अलग है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी अमीन इस चीज से नहीं डिसाइड कर रहे सिर्फ कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। देखिए अल्कोहल में क्या करते थे, जिस कार्बन से OH जुड़ा है ना, वो कार्बन फर्दर कितने C से जुड़ा है। यहां ऐसा नहीं है, यहां नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन एक साथ जुड़े हैं, 1 और 2, इसको कहते हैं सेकेंडरी। या फिर इस चैप्टर में मैक्सिमम रिएक्शन यही होंगे, इनमें से कौन सा प्राइमरी अमीन रिएक्शन दे देगा, कौन सा रिएक्शन सेकेंडरी अमीन नहीं देगा, और कौन सा रिएक्शन टर्शरी अमीन ही देगा। यहां पर है ही ये क्वेश्चन बैंक सारा।
तो अगर मैं ये देखूं सेकेंडरी अमीन है, कोई कह सकता है एक और तरीका जो मैं अक्सर अप्लाई करती हूँ, कार्बन चेन हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, व्हाट आई अप्लाई फॉर माई सेल्फ, नाइट्रोजन के साथ अगर एक ही हाइड्रोजन है वो है सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ अगर दो हाइड्रोजन है तो वैलेंसी एक ही बची, वो एक ही सी के साथ लगा होगा, वो है प्राइमरी, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा तो वो होगा टर्शरी। क्योंकि कार्बन चेन में मैंने देखा इतना कंफ्यूजन डाल दिया जाता है कि गलत होना अच्छा नहीं लगता, तो उस हिसाब से व्हाट आई डू, नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है, आंख बंद करके उसको क्या देंगे, प्राइमरी। जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं था, OH पे तो एक ही H था, कभी नहीं गायब किया वो। तो यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ढूंढने का तरीका पिछले 2 चैप्टर्स से बिल्कुल अलग होगा। आप नाइट्रोजन को देख के करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, गलती थोड़ी कम होगी। तो अब सेकेंडरी अमीन के नॉमेनक्लेचर की बारी आती है। सेकेंडरी अमीन में नॉमेनक्लेचर करने में सिंपली फॉलो लॉन्गेस्ट चेन रूल फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी चेन कौन सी ढूंढी इस पे, इथेन। तो इसका वर्ड रूट क्या लिखूंगी बच्चों, इथेन। इथेन के बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमीन। तो पहले तो मैं इथेन अमीन लिखूंगी, और क्योंकि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते तो मैं एक ई को गायब कर दूंगी, इथेन अमीन। लेकिन इस इथेन अमीन देने में एक चीज अभी छूट रही है, आपने ये कार्बन इन्फॉर्म नहीं किया। ये कार्बन इन्फॉर्म करने के लिए कोई चेन में तो है नहीं जो मैं 1,2 मिथाइल कुछ ऐसा डाल दूं। ये किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप और जुड़ा है मिथाइल, IUPAC नेम, उसके बाद शुरू करो। क्योंकि ये CH3 किसी भी तरह से कार्बन के साथ नहीं है, तो ना मैं वर्ड रूट में इन्वॉल्व कर सकती थी, ना मैं सब्स्टिट्यूएंट बना सकती थी, ये तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। इसीलिए अच्छा स्मॉल n क्यों नहीं यूज कर सकते थे, स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल चेन, हम ऑलरेडी कॉमन नेम में यूज कर चुके हैं, तो वाई नॉट टू यूज n के साथ मिथाइल लगा है, बाकी फिर इथेनामीन है। तो ये मैंने किसका नॉमेनक्लेचर बताया आपको, सेकेंडरी का। नाउ चेक टर्शरी। अगर मुझे अब ये टर्शरी का देना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। सबसे लंबी चेन मुझे तो 3 कार्बन की, मुझे प्रोपेन नजर आ रही है, तो सबसे लंबी चेन तो ये हुई प्रोपेन। तो पहले तो नाम इसका क्या हो गया बच्चों, प्रोपेनामीन। पहले तो प्रोपेनामीन। अब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये N से जुड़े हैं, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगी, N इथाइल N मिथाइल। दोनों के आगे मेरे को N डालना जरूरी होगा, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामीन। ये हुआ इसका पूरा नाम। जब मैं इस बात का ध्यान रख रही हूं कि टर्शरी अमीन है, तो 2 ऐसे ग्रुप थे मेरे पास जो कार्बन चेन से बाहर थे, जो सिर्फ नाइट्रोजन से जुड़े हुए थे। सिमिलरली इसके लिए सजेस्ट करेंगे कुछ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, समर, दक्ष, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पूरा नाम दे देना, 6 मत देना, बड़े हो गए हो आप। बेंजीन, बेंजाइल होता है, बेंजीन रिंग के साथ CH हो तो CH2। तो मैंने आपसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पूछी। वैसे भी बेंजाइल शायला इज अ कॉमन वर्ड, कॉमन नेम वर्ड, इट नेवर इज एक्सेप्टेड इन योर IUPAC। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हुई, बेंजीन। तो बेंजेनामीन तो फटाना चाहिए था, बेंजीन और अमीन क्या हुआ, बेंजेनामीन। और N के साथ क्या लगा है बच्चों, प्रोपाइल। तो अब लिख लीजिए इसका नाम N प्रोपाइल बेंजेनामीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एरोमेटिक सारे बताए मैंने आपको। ये टेक्निकली क्या होना चाहिए, बेंजेनामीन, वेरी मच एक्सेप्टेड नेम। ये नेम गलत नहीं है अगर बेंजेनामीन कहीं लिखा हो, लेकिन इसका एक और पॉपुलर प्रेफर्ड नेम है, क्योंकि वो स्पेशल नेम था उसीलिए उसको IUPAC ने प्रेफरेंस दे दी कि आप अगर दे सको तो इस नाम को प्रेफरेंस दो। जैसे एनिसोल था, राइट, जैसे फिनोल था, जैसे आगे बेंजेल्डिहाइड आएगा, उसी तरह से एनिलिन इज ऑल्सो अ स्पेशल नेम विच इज प्रेफर्ड बाय IUPAC। तो कुल मिला के ये मैंने आपको एक आउटलाइन दी कि नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहले भी हम कर चुके हैं एल्काइल हैलाइड में कि आइसोमेरिज्म के केसेस सॉर्ट करने के लिए मेरे को नॉमेनक्लेचर बहुत हेल्प करने वाला है।
सेम वी विल डू टुडे, जो एक पेज छुड़वाया है आपसे, वहां आपकी असली टेस्ट होगा आप आईयूपीएसी समझे कि नहीं। तो ये कुछ सिंपल केसेस थे। अब थोड़े और बेटर केसेस जहां आपसे कंफ्यूजन का एक्सपेक्टेशन है वो आते हैं ये। अब अगर कोई मेरे को कहे आप इसका आईयूपीएसी नेम दीजिए, तो क्या है, जैसे डायओल होता था वैसे ही डायमीन। व्हाट्स बिग डील, 1 2, किसका 1 2, ऑफ कोर्स इथेन। इथेन 1 2, डायओल देख लिया मैंने, ऐसे ही इथेन 1 2 अमीन, डायमीन, नॉट अमीन, डायमीन। तो इसका नॉमेनक्लेचर भी हो गया आपके लिए, इथेन 1 2 डायमीन। अब आ जाते हैं इस पे, NH2 को और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ कंपेयर करने में ज्यादातर जगह कंफ्यूजन नहीं आता, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन आता है, इसीलिए मैंने ये चूज किया। आप प्रेफरेंस किसको देते हो? देखिए, मैं एसिड देती या एसिड का डेरिवेटिव देती कोई डाउट ही नहीं था, आप एसिड को प्रेफरेंस देते। कंफ्यूजन आता है OH और NH2 में, और आपको प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट +1 में दी भी गई होगी, लिखवाई भी गई होगी। तो ये थोड़े आसपास होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। एल्कोहल जिसका चैप्टर पहले पढ़ा है आपने, आप उसको प्रेफरेंस देंगे। अमीन्स जिसका चैप्टर लास्ट में पढ़ रहे हैं, आप उसको लास्ट में प्रेफरेंस देंगे। तो ये आपके लिए इथेनॉल तो तैयार हो गया। 1 2 भी उसी से डिसाइड होगा बच्चों, 1 उसको देना पड़ेगा जिसके साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, 2 अमीनो इथेन 1 ओल कर सकते हो आप, 2 अमीनो इथेन 1 ओल, राइट। तो प्रेफरेंस में अक्सर जो फंक्शनल ग्रुप है उनसे पीछे आता है, OH से ये आगे, OH से भी ये पीछे आता है। ये आपको मेरे को थोड़ा सा याद कराना था, इसीलिए ये केस लेके आई। तो आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, एल्कोहल को, ठीक है। अब इसके नीचे एक और लगा हुआ है, दिस इज जस्ट सिंपल, इफ समवन वांट्स टू ट्राई दिस, 2 क्लोरोप्रोपेन, इतना हो जाएगा। उसके बाद 1 पे क्या है परीक्षित, 1 पे क्या है, अमीन। तो प्रोपेनामीन आप बोल सकते थे, जब मैं आपको बार बार कह रही हूं कुछ हेल्प कीजिए, इट इज प्रोपेनामीन, थोड़ा टुकड़ा तो कवर होता। तो ये तो है प्रोपेनामीन, हो गया कवर। 2 पे लगा दिया क्लोरो, तो अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन कुछ सही तो आया, 2 क्लोरो प्रोपेनामीन। हाँ, प्रोपेनामीन में 1 अमीन लगाना बनता है, यहाँ पे लगा देंगे तो आपके लिए थोड़ी सेफ्टी रहेगी। अभी एक इंफॉर्मेशन रह गई, वो है ये सेकेंडरी अमीन है ना, N मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेनामीन। तो आपको पहले लिखना होगा N मिथाइल, उसके बाद 2 क्लोरो, देन यू कैन राइट प्रोपेनामीन। और यस 2 प्रोपेनामीन लिखिए, कोई बुराई नहीं है। तो ये आपको नाइट्रोजन के साथ लगे ग्रुप आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले जाके पटकने हैं। अच्छा, एलाइल अमीन पहचान लेंगे, मैं आईयूपीएसी नेम नहीं पूछ रही अब इसका। एलाइल अमीन पहचान लेंगे, पड़ोसी कार्बन डबली बॉन्डेड हो तो उसको एलाइल कहते हैं। इसी तरह से चेक दिस, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। कोई फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, देखिए मैंने 1 और 2 लिखा है, कितना गलत लिखा है देख के ये पता लगेगा आपको, ये गलत लिखा है। क्योंकि प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप अमीन है, ये तो एल्कॉक्सी या मिथॉक्सी, इसके लिए तो सफिक्स ही नहीं है, तो इसको तो आपको प्रीफिक्स में ही डालना है। ये तो मेन ग्रुप होना चाहिए। वाई आई एम गिविंग इट नंबर 2। अगर मैं इसके लिए प्रेफर्ड नेम एनिसोल चूज कर लूं, तो ये तो वर्ड रूट का हिस्सा बन गया एनिसोल। अगर मैंने एनिसोल चूज करना है तो नाम क्या होगा, 2 पे अमीनो लगा है, जबकि एनिसोल इज नॉट अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मैंने एक स्पेशल नेम यूज कर लिया एनिसोल, जो आईयूपीएसी ने अलाउ किया है। तो एनिसोल को लूंगी तो मैं बोलूंगी 2 अमीनो एनिसोल, और अगर टेक्निकली चलूंगी तो 1 किसको देना चाहिए, 1 इसको देना चाहिए, प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप यही है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है। तो मेरा इसमें नाम क्या आएगा, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो नाम आएगा एनिलिन। तो एनिलिन के साथ किस पे मिथॉक्सी लगा है फिर, 2 मिथॉक्सी एनिलिन। 2 नाम पॉसिबल हैं इसके, दोनों अलग अलग, एक है 2 अमीनो एनिसोल और एक है 2 मिथॉक्सी एनिलिन। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्पेशल प्रेफर्ड नेम यूज कर रहे हैं, आपकी नंबरिंग बदल जाएगी। और ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी था जानना, क्योंकि आप किसी एक को सही समझते, किसी एक को गलत, लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल नेम है, दोनों सही हैं, जो मर्जी आए एक्सेप्ट करिएगा।
एक ये एनसीईआरटी ने हर साल गलत कर करके अब जाके एनसीईआरटी ने 2-3 साल से उस आंसर को चेंज किया है और सही किया है, हमारी मुसीबत खत्म करी। चेक दिस, इसमें अगेन समस्या, अगर मैं एनिलिन करूं तो मेरे को 2 पे क्या देना पड़ेगा, मिथाइल। जब एनसीईआरटी ने इन दोनों को हरी झंडी दी तब हमारी हिम्मत हुई ये दोनों नाम बोलने की फॉर बोर्ड्स। अगर मैं इसको एनिलिन मानूं तो यस, सेकंड नेम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 मिथाइल एनिलिन, जो 2 साल पहले एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट किया है अपने चार्ट में जो पूरा नॉमेनक्लेचर का दे रखा है। उससे पहले इसका नाम ऑर्थोटोल्विडीन चला रखा था। अब टोल्विडीन का मतलब क्या है, टोल्वीन इज अगेन अ प्रेफर्ड नेम। टोल्वीन के पड़ोस वाले कार्बन पर ही जब NH2 लिखा है तो उसको ऑर्थोटोल्विडीन बोल दिया। टोल्विडीन में NH2 ऑलरेडी घुस गया है, टोल्वीन के साथ अमीनो है तो उसको बोल दिया टोल्विडीन एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC। तो ऑर्थोटोल्विडीन का मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका दूसरा नाम गलत है। बाय रूल्स इट शुड बी नेम्ड लाइक दिस एंड अदरवाइज इट इज नेम्ड लाइक दिस। तो आप सोचिए, 2 मिथाइल एनिलिन टेक्निकल नेम आप पकड़ लेते, ऑर्थोटोल्विडीन, मेटाटोल्विडीन, पैराटोल्विडीन तब तक नहीं पकड़ोगे जब तक बताया नहीं जाएगा। जैसे क्रिसोल्स थे, जैसे जाइलिन है, वैसे ही टोल्विडीन है। गिवन इन योर एनसीईआरटी अक्सर इस वाले नाम में गलती होती है क्योंकि इसी पे रिएक्शन देने हैं हमने। ऑर्थोटोल्विडीन का करो जी ये, तो वो ये करने से पहले तो मेरे को क्या पकड़ना पड़ेगा, ऑर्थोटोल्विडीन क्या है। क्लियर हो गया सब बच्चों को नॉमेनक्लेचर? आई होप हम नॉमेनक्लेचर तो खत्म कर लेंगे, हम अब आते हैं आइसोमेरिज्म में। चेक करिए 1 और 2। मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया, सीधे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, दिस। इस स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं ये स्ट्रक्चर मैच कराऊं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। क्या दोनों प्राइमरी अमीन है? मुझे नहीं दिख रहा, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं बोर्ड के बहुत पास खड़ी हूं। दोनों के दोनों प्राइमरी अमीन है। अगर दोनों के दोनों प्राइमरी अमीन है तो मैं कह सकती हूं ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। जब +1 में मैंने आपको फंक्शनल आइसोमरिज्म पढ़ाया था, कैटेगरिकली ये बताया था, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एल्कोहल एंड फिनोल और बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए 12th में आपके चैप्टर में अलग अलग पढ़ाया जाएगा आपको, एल्कोहल भी फिनोल भी। अब तो आपको पता भी चल गया, रिएक्शंस ही अलग है, प्रेपरेशंस ही अलग है। तो उस हिसाब से प्राइमरी और प्राइमरी, इसका मतलब दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। सिर्फ IUPAC नेम में अगर आप देखेंगे तो आपको पोजीशन ऑफ अमीन बदली दिखेगी। इसमें 1 पे लगा है और इसमें 2 पे लगा है, तो दे बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अदल बदल जाए तो उस तरह के आइसोमर को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। लेकिन इसके सामने फिर मैंने कुछ और लिखे हैं, 1st, 3rd और 4th। देखिए 1st, 3rd और 4th जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है एक तो प्राइमरी था जी, एक सेकेंडरी था और एक टर्शरी था। ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। इसके ऊपर ठीक ठाक महंगे क्वेश्चन मेरे को मिलने वाले हैं, इसीलिए आज समझ लीजिए फिर से फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं और पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, रेफरिंग टू दिस, दैट इज अमीन्स। तो ये आप लोग पहले लिख चुके हैं, इसलिए मैं आपके टाइम का लिबर्टी ज़रा लूंगी और ये मान के चल रही हूँ आपको ये क्लियर हो गया। फिर मैंने आपसे एक पेज छुड़वाया था, आपका काम है C4H11 और 1 नाइट्रोजन से कितने अमीन्स बन सकते हैं, बनाइए। जब तक आप हर एक का नाम नहीं सोचेंगे आप सही पे नहीं आएंगे। ये होगा ब्यूटेन अमीन, ये होगा ब्यूटेन 2 अमीन, और ये क्या होगा, प्रोपेन अमीन। अगर देखें तो 2 पे मिथाइल है, तो ये सारे के सारे प्राइमरी हैं और जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। नंबर 3 क्या है बच्चों, छोड़ो छोड़ो पेन, पहले इधर देखो, दे रही हूं टाइम। 1 और 2 आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे, हाँ या ना? 1, 2, 3 तीनों मैंने प्राइमरी बनाए हैं, यस। 1st और 3rd में कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन तो नहीं है, ये भी 1 अमीन है, ये भी 1 अमीन है, चेन की लंबाई ब्यूटेन से प्रोपेन हो गई,
तो उसको कहते हैं चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, सारा आइसोमेरिज्म एक अकेले इस क्वेश्चन में हो जाना है। ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है। वेटेड फॉर लॉन्ग, हाँ तो ठीक था, आईयूपीएसी नहीं ठीक है, आई वेटेड लॉन्ग। 1 पे कोई मिथाइल दे रहा है तो वो इतनी बड़ी बेवकूफी हो रही है जो आपको पता नहीं, आप चेन काट रहे हो बीच में से। 1 के मिथाइल को कैसे छोड़ सकते हो? 4 तो मेरे पास क्या बन गए? प्राइमरी बन गए। इसको देखते ही, ये एक फैक्ट है, इसको देखते ही आपको टर्शरी निकलता ही निकलता है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल ऐसा ही था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड ऐसा ही था। इसको देख के आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये टर्शरी नहीं है। इसी के सेकेंडरी भी बना दिए मैंने, देखना कितने बने। अगर नीचे एक और है तो आप बताओगे। 3 तो मैंने बना दिए, नीचे एक और है तो लेट्स सी। देना दक्ष कुछ, अविनाश, शाइला, वृंदा, अगर इन 3 के अलावा कुछ और दे सकते हो तो। 4 ऊपर बनाए, 3 ये हो गए, 7 हो गए ना, 4 थे ना ऊपर। तो ये मैंने ऑल पॉसिबल सेकेंडरी बनाए हैं। अब आप ये देखिए, इसमें दोनों साइड सेम है, तो मैं क्या करूंगी, एन इथाइल इथेनामीन, इसमें क्या होगा एन मिथाइल प्रोपेनामीन, इसमें क्या होगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल अगर ग्रुप देखें, बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से तो फिर मेरे को यही लेना पड़ेगा, व्हाई यू आर यूजिंग आइसोप्रोपाइल, बट कॉमन नेम कई बार घुस जाते हैं तो वो हमेशा याद रखो। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, करेंगे थोड़ी सी हेल्प मेरी इसमें। एन पे मिथाइल है, वो तो खत्म हो गई बात। एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। इसीलिए जब प्रोपेन अमीन आता है तो हम कोशिश करते हैं प्रोपेन 1 अमीन दे दो, क्योंकि प्रोपेन 2 अमीन भी हो सकता है। आपके प्रोपेन अमीन में हम डाउट डाल सकते हैं कि 1 है कि 2 है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। ये एक अकेला क्वेश्चन सारे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को धो लेता है आपके, कि आपको आता है कि नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी पहचानना आता है कि नहीं। कोई और, अच्छा साथ ही साथ मेटामेरिज्म भी बता दूं। मेटामेरिज्म एक ऐसे तरीके का आइसोमेरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन चेन के बीच में आता है वहीं एग्जिस्ट करता है ये आइसोमेरिज्म। जो फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल बीचों बीच आया, उसके एक साइड कितने कार्बन है 2, दूसरी साइड कितने कार्बन है 2। अगले स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ ऑफ द साइड्स चेंजेस। यहां था 2:2, यहां हो गया 3:1। दैट्स वाई दे बोथ आर मेटामर्स। फर्स्ट और सेकंड मेटामर है, फर्स्ट और थर्ड भी आपस में मेटामर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मेटामर्स कीटोन और सेकेंडरी अमीन के अलावा मिलने भी नहीं वाले कहीं। क्लियर है सबको? तो टर्शरी बनाइए। अब मैं टर्शरी दिखाना नहीं चाह रही। टर्शरी कितने बनेंगे, 1 की 2? माई मनी इज ऑन दिस। करो कोशिश, मान्या, निहारिका, टर्शरी कितने बनेंगे? अनुष्का, 1 ही बनेगा टर्शरी, 1 ही। एक और बन सकता है क्या? नहीं, टर्शरी 1 ही बनेगा, और इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई इथेन, तो इट इज इथेनामीन। एन मिथाइल एन मिथाइल या एन एन डाइमिथाइल, इट शुड बी एन एन डाइमिथाइल और इथेनामीन। ये हुआ आपके लिए टर्शरी। तो कुल मिला के कितने? 8। कोई 9वां ले आए तो अगली क्लास में मेरे को बता देना। मैं ये आप नोट कर चुके हैं। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? चेक। इन तीनों को हम पोजीशन आइसोमरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिथाइल यानी टोल्यूइन, ये क्या था? ऑर्थोटोल्यूडीन। ये क्या होगा? मेटाटोल्यूडीन। और ये क्या होगा? पैराटोल्यूडीन। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरह से जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी वंस मोर, तो तब मेरे को इस चीज का फायदा होगा कि आपको मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म इंडिपेंडेंटली बार बार दिखा दिया गया। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? अब ऑर्गेनिक जब से शुरू हुआ है, कायरलिटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है। एल्काइल हैलाइड दिखाता है, यस, चारों डिफरेंट हो तो। एल्कोहल दिखाएगा, यस। उसके बाद हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड ने दिखाया, यस, चारों डिफरेंट थे। जहां भी चारों ग्रुप कार्बन के साथ लगे हुए डिफरेंट हैं, वो कायरल है। अब चैप्टर का नाम लो या ना लो, हमें पता है। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? इसकी वैलेंसी है 3।
इसमें कायरलिटी हो सकती है। कायरलिटी का मतलब कोई कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं था, कायरलिटी का मतलब था कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी थी। तो क्या इसमें भी वो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी है? कार्बन में ढूंढने का एक शॉर्टकट मिल गया था, अगर चारों बॉन्ड डिफरेंट हैं, डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो आंख बंद करके कायरलिटी बोल दो जी, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सिमेट्री का, बजाय कि सिमेट्री एलिमेंट ढूंढवाएं आपको। क्या नाइट्रोजन में होगा? लेट्स चेक। ये मैंने टर्शरी अमीन बनाया, सेकेंडरी और प्राइमरी में तो हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं। खैर प्राइमरी में तो कभी भी नहीं हो सकता, 2 H लगा दिए। सेकेंडरी में क्यों नहीं हो सकता? 1 H है, 2 R अलग अलग, नहीं हो सकता। क्यों? वो अभी समझ में आएगा, जबकि पहले टर्शरी समझेंगे तब शायद सेकेंडरी समझ में आए। ये मैंने टर्शरी लिया, तीनों बड़े बड़े बल्कि R ग्रुप्स लिए, एटलीस्ट 1-2 तो बल्कि लिए, हाइड्रोजन से तो बल्कि है ये, चाहे मैं मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल ले लूं, हाइड्रोजन से तो बड़े हैं। और इधर लोन पेयर, अगर इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल फिक्स मानूं, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन, एक तरफ लोन पेयर वेस्पर, लोन पेयर ऊपर और 3 बॉन्ड पेयर नीचे, अगर मैं मानूं इसकी ज्योमेट्री है फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड है जी, डिसाइडेड है, तो उसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी कुछ। तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, आप उठा के रख के देखो, इससे ज्यादा अनसिमेट्रिकल आप क्या लेके आओगे? कोई चांस ही नहीं है कि इसमें घुमा घुमा के भी कोई सुपर इम्पोजिबिलिटी आए। देयर इज नो, क्योंकि इसको मैंने चौथे बॉन्ड की तरह एज्यूम कर लिया, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नो पॉइंट की ये सुपर इम्पोज हो। फिर तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, यस। अगर एक डेक्स्ट्रो है तो एक लीवो है, दे शुड शो एनाइंशोमर्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉजिक। लेकिन जब मैं गई लैब में, अब लैब में गई तो मेरे को डेक्स्ट्रो और लीवो ग्लूकोज अलग अलग मिले, डेक्स्ट्रो और लीवो हेलाइड्स अलग अलग मिले, और टिके वो प्रूफ के तौर पे। ये लिया मैंने सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी हेलाइड, ये लिया लीवो रोटेटरी हेलाइड। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये रेसिमिक में आए नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन डी और एल अलग अलग लैब में कर पाए, तभी तो बना पाए, तभी कॉपी में आया। इसके साथ थोड़ी समस्या हो गई। इफ यू रिमेंबर स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म्स, जब हम इथेन की पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे? उन दोनों के बीच का एनर्जी बैरियर इतना छोटा है कि रूम टेम्परेचर पर ही स्टैगर्ड एक्लिप्स में, एक्लिप्स स्टैगर्ड में खेलते रहते। मैं एक बॉटल भर के इथेन लाई एक्लिप्स्ड की, 1 घंटे बाद पता चला उसमें आधा एक्लिप्स्ड है और आधा स्टैगर्ड है, या जो भी रेशो। मीन्स व्हाट? रूम टेम्परेचर का जो बैरियर है, रूम टेम्परेचर से जो बैरियर है इन दोनों के बीच का, वो टूट जाता है। यहां भी कुछ ऐसी ही समस्या आई। इन दोनों के बीच इतना छोटा सा एनर्जी गैप था, एनर्जी डिफरेंस इतना कम था कि नॉट रिजॉल्वेबल। रिजॉल्व करना, किसी इमेज को रिजॉल्व करना क्या होता है? 2 इमेजेस घुसी हुई है और आपने उसको रिजॉल्व करके अलग अलग कर दिया। ये दो, लो जी, ये 2 इमेजेस थी, रिजॉल्वेबल इमेजेस उनको कहते हैं। ये 2 एनाइंशोमर्स अगर एक साथ हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? अगर कहीं डेक्स्ट्रो आपने बनाया है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेके आधा लीवो में कन्वर्ट पड़ा मिलेगा आपको। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बट एनर्जी गैप इज टू लेस कि हम इसको रिजॉल्व कर नहीं पाए। आपस में इतनी जल्दी इंटरचेंज हो गया कि मेरा स्पेक्ट्रोमीटर भी नहीं पकड़ पाया इसको। ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 आई। क्यों? मैं लेके आई, मैंने सारा सेट किया, इतनी देर में जो डेक्स्ट्रो था वो आधा लीवो में कन्वर्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी 0। मैं प्रूफ नहीं दे पाई। ऑन पेपर मेरे पास लॉजिक है, तो जब तक मैं प्रूफ नहीं दे सकती, मैं कह नहीं सकती इसने ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई। ये क्वेश्चन कुछ साल पहले बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है, कुछ इनडायरेक्टली, जिससे ये पता लगता है कि ये टॉपिक आप हल्के में नहीं ले सकते। एंड में आया, थोड़ा सा आया, नहीं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इनमें भी होनी चाहिए थी, हो नहीं पाई। ठीक है, मान गए जी, एनर्जी गैप कम था, या सीधे से कह लो 4 बॉन्ड नहीं बने हुए थे। अगर कोई मेरे से वजह ना पूछता, मेरे को ये डिटेल ना देना होता, मैं अपनी याददाश्त के लिए क्या कह सकती थी? जब तक 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। अगलों को भी पता चल गया हम कैसे रट रटा के आते हैं, तो अगलों ने असर्शन रीजन में डालना शुरू कर दिया इस बात को, ढूंढो 4 बॉन्ड रीजन में नहीं है। तो आपको रीजन पता होना चाहिए, लेकिन याददाश्त के लिए ये बात सही है। फिर हम लेकर आए अमोनियम सॉल्ट्स। ये अमोनियम सॉल्ट का क्या मतलब होता है? आप अमोनिया लाइए, एक बेस है, बेस को किसी भी एसिड से रिएक्ट करा दो, सॉल्ट ही बनता है, कोई नई बात तो नहीं है मेरे लिए। अब H3 की जगह अगर R3 होता तो भी क्या ही होता है HCl के साथ, सॉल्ट ही तो बनता ना। R3
N और यहां पर क्या लगा देती, H, और इस पे लगता पॉजिटिव, क्योंकि सॉल्ट है। कैटायन और एनायन दूर दूर अलग अलग रहते हैं, जरा सा एक्वस मीडियम मिला ये अपना अलग अलग तैर जाते हैं। यही आगे होगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए मेरे को सोल्यूशन बना के उसमें से पीपीएल पास करनी पड़ती है ना। यानी अमोनियम सॉल्ट अगर आप लोगे तो उसके 4 बॉन्ड हैं, चेक कर लीजिए। अब मैंने H की जगह पर एक और R लगा दिया, इट इज इन माई हैंड, लगा दिया मैंने, तो 4 ग्रुप है। इन 4 में से एक बच्चों हाइड्रोजन भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे, मैं बना ही देती हूँ। मतलब R1, R3, R4 भी हो सकता है, और कहीं पर आप एक H भी बना सकते हैं, टेक दैट लिबर्टी। अब जैसे ही ये N पे पॉजिटिव आ गया, क्वाटनरी आ गया, तो फिर मैं क्या कह सकती हूं, अगेन डेक्स्ट्रोलिवो की पॉसिबिलिटी आई। अब तो 4 हो गए कार्बन की तरह, टेट्राहेड्रल, एवरीथिंग सेम। इनके अंदर एनर्जी गैप इतना ज्यादा था, रूम टेम्परेचर वो प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो डेक्स्ट्रोलिवो अलग अलग रिजॉल्व हो गए। क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, इनमें से किस में एनाइंशोमेरिज्म रिजॉल्वेबल है, एनाइंशोमर्स रिजॉल्वेबल है? तो अब तक जितने पढ़े वो सारे, चाहे वो अमीनो एसिड डाल दूं, एक उसमें हेलाइड डाल दूं, एक उसमें जो ऊपर वाला केस लिया नॉर्मल अमीन डालूं, और एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट डालूं। रिजॉल्वेबल तीनों थे, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? टर्शरी अमीन को छोड़ के। नोटेड दिस थिंग? यहां तक नोट हो चुका था हमारा। तो इस तरह से मैं आइसोमेरिज्म और ये सारी चीजों को क्लोज करती हूँ, कीपिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन। इस चैप्टर की कोई एक्स्ट्रा एज नहीं होगी, साथ साथ ही पढ़ानी पड़ेगी, जरा जरा सी है, तो 4-5 स्लाइड के लिए मैं एक क्लास नहीं लगा सकती, इसलिए आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी। नाउ मेन टॉपिक जिस पे आज का टेस्ट है, टेस्ट में आईयूपीएससी भी है, ऐसी बात नहीं है, एंड दैट इज प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स की प्रेपरेशन में जिस चीज को रिड्यूस करते मिलोगे आप, तो यहां पर रिडक्शंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शंस। सो सबसे पहले जो भी नाइट्रो कंपाउंड लाना है, अब आपको सारे नाइट्रो याद दिला दिए जाएंगे। इफ यू रिमेंबर एल्कोहल, उसके अंदर अगर आप ब्रोमीन वाटर देते थे तो तीनों जगह Br लगता था, सॉरी फिनोल। फिर एक रिएक्शन आया था, फिनोल का नाइट्रेशन करोगे तो क्या होगा, इतना हाईली एक्टिवेटिंग है, तीनों जगह नाइट्रो लगेगा। तीनों जगह नाइट्रो लगेगा, तीनों का रिडक्शन आपसे करा के तीनों को NH2 कन्वर्ट कराएंगे। सारे पिछले अल्कोहल के रिएक्शन अब कनेक्ट होने शुरू होंगे, जहां जहां नाइट्रो घुसाया। कुछ भी आप नाइट्रो उठा के ले आओ, एलिफेटिक, एरोमेटिक, 2 रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास चॉइस में, 2-3 है वैसे तो, इकट्ठे लिख दिए मैंने, निकल या प्लैटिनम को अल्कोहल दे दो। अब आता है भाई, निकल और प्लैटिनम के साथ हाइड्रोजन तो सुना था, कैटालिटिक रिडक्शन। अल्कोहल भी लिखवाया गया है आपको, बट अभी मैं पिछले चैप्टर्स का लोड नहीं दूंगी। अल्कोहल क्या है? ये अल्कोहल में आपको बताया गया था, किसी भी मेटल से रिएक्ट करो, क्या होता है, H निकल जाता है, एसिडिक है। अल्कोहल का H एसिडिक है, मेटल उसको देख के रिप्लेस कर देगा, और क्या निकलेगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, H2। H2 गैस इवॉल्व होगी, मेरा तो काम हो गया। नाइट्रो से सीधा क्या बनेगा, अमीन, प्राइमरी अमीन, कोई चांस नहीं सेकेंडरी या टर्शरी अमीन का। तो जहां भी लिख रहे हैं वहां ये अब साथ साथ लिखते जाइए, इससे कोई चांस नहीं आप सेकेंडरी अमीन बनाए। आप देख ही लो, है ही नहीं, एक ही R ग्रुप है, दूसरा R कहां से लाओगे सेकेंडरी बनाने के लिए? तो इस तरह से आपके पास प्राइमरी अमीन बनाने की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली कैटेगरी आई, नाइट्रो को रिड्यूस कर दो बाय यूजिंग दिस। तो फिर तो और आपको अल्कोहल लेना पड़ा, क्यों ना सीधे HCl ले लो, एसिड का H ही तो निकालना है आपको। तो ठीक है, आयरन हो, टिन हो, जिंक हो, उसको HCl के साथ दीजिए, चीपली अवेलेबल कॉम्बिनेशन बनाइए आप। बनाया तो ये नाइट्रो फिर क्या होगा, जितने H जहां जहां घुस सकते हैं सारे घुसा दिए गए, और लीजिए आ गया कौन सा अमीन, अगेन प्राइमरी अमीन। अब आती है बारी प्रेफर्ड मेथड। हर जगह आपको प्रेफर्ड मेथड कुछ कुछ हिंट दिया जा रहा है। तो इफ समबडी आस्क मी आउट ऑफ ऑल 2, और उन 2 में भी आप देखो आयरन लेना चाहिए कि टिन लेना चाहिए कि जिंक लेना चाहिए, तो काफी सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास। एक मेथड मोस्ट प्रेफर्ड है, और वो मेथड बेस्ट मेथड कौन सा है, आप टिन प्लस HCl लो, मान लो आयरन प्लस HCl लो। टिन प्लस HCl लिया, ठीक है, इससे भी वही बन रहा है, आयरन प्लस HCl लिया, इससे भी वही बन रहा है। इसमें भी प्रेफर्ड कौन सा है, आयरन।
बेस्ट मेथड इज आयरन प्लस HCl। इसीलिए नहीं कि आयरन स्क्रैप्स में सस्ता मिल जाता है, नहीं, आयरन प्लस HCl में एक फायदा है मुझको। जो प्रोडक्ट में आप देख रहे होगे वाटर तो बन ही रहा है, दिख रहा है आपको, ये H2O, ये H2O प्रोडक्ट में तो वाटर बनना ही बनना है। जो आपका आयरन और HCl के साथ FeCl2 एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ये FeCl2 हाइड्रोलाइज होके फिर से HCl प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेरा एक बाय प्रोडक्ट रीजनरेट हो रहा है, सॉरी मेरा एक बाय प्रोडक्ट रीयूज हो रहा है एज रॉ मटेरियल। वो मेथड हमेशा अच्छा माना जाता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में यूज होने वाला केमिकल लास्ट स्टेप में फिर से बन के आ रहा हो। लेकिन अगर आप एरोमेटिक में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहे हैं तो देखिए प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा। जहां पर भी N और N के बीच डबल बॉन्ड आ जाए उनको बोलते हैं एजो, उनको बोला जाता है एजो कंपाउंड्स। अगर मैंने एलिफेटिक अमीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया तो मेरे को वही मिलेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, नाइट्रो से अमीन। लेकिन अगर मैंने एरोमेटिक नाइट्रो को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सेम नाउ। What it will lead to? It will lead to another compound for the first time, for my knowledge, azobenzene. तो यहां तो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी चीज पे, आप साथ साथ ध्यान दीजिए। अगेन मैं चाहे एलिफेटिक नाइट्रो लाऊं चाहे एरोमेटिक नाइट्रो लाऊं, अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट बदल रही हूं, मैं वही जो ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था वो नहीं। इफ आई टेक जिंक प्लस NH4Cl, जिंक प्लस NH4Cl, ऑफकोर्स साथ में हीट है, तो क्या हो रहा है, तो रिडक्शन किस तरह से हो रहा है देखिए। रिडक्शन तो हो रहा है, कहने को H तो जा ही रहा है नाइट्रोजन के पास, लेकिन ये कोई अमीन नहीं बना रहा, ये NHOH बना रहा है। लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था NH2OH होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये NHOH है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन ही बना रहा है उस नाइट्रो का, उसी का डेरिवेटिव बना रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो रिड्यूसिंग एजेंट बदलते ही प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं। तो आपका यहां क्या बना, हाइड्रोक्सिल अमीन। और हाइड्रोक्सिल अमीन एक चेंज दिखाने को बहुत पॉपुलर है, फेमस है इन योर कॉम्पिटिटिव एरा। टोलेंस रिएजेंट को ये भी रिड्यूस करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते थे। यानी हाइड्रोक्सिल अमीन्स आर गिविंग टोलेंस टेस्ट। तो टोलेंस टेस्ट काफी चैप्टर्स में चल रहा है, तो आपको थोड़ा उसको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। बेकर मुलिकन टेस्ट, अगेन जब इस चैप्टर के एंड में मैं लैब प्रैक्टिस लूंगी ना, फिर से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये वहां भी आएगा और वहां लिखूंगी डन। बेकर मुलिकन टेस्ट वही है जो आप ऊपर करके आए। पहले आप नाइट्रो कंपाउंड्स को किससे रिएक्ट करा रहे हो, जिंक और NH4Cl से, उससे बन रहा है उसका हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन को आप टोलेंस दोगे तो उससे सिल्वर मिरर टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये एक टेस्ट के नाम से जाना जाता है, बेकर मुलिकन टेस्ट। में क्या है जाइए मेरे साथ साथ सुनते जाइए और समझते जाइए। अगर आपने यही रिडक्शन एल्कलाइन मीडियम में किया, अगर आपने यही रिडक्शन एल्कलाइन मीडियम में किया तो रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर हो जाएगा। अब तो मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब जब दो रिएक्टेंट कोलॉइड करें सो एज टू गो टू प्रोडक्ट्स। बाय मॉलिक्यूलर का मतलब है अब दो मॉलिक्यूल, इसके वुड्स भी बाय मॉलिक्यूलर था, उसके दो एल्काइल हैलाइड यूज होते थे एक सोडियम को देख के। तो अब ये बाय मॉलिक्यूलर टर्म याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दो दो नाइट्रोबेंजीन, पहले तो क्या बना रहे हैं, एजोबेंजीन, नॉट न्यू फॉर अस, पिछली स्लाइड पे हम एजोबेंजीन बना के आए हैं। तो ये बना आपका एजोबेंजीन। डिपेंडिंग अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। अब के मैंने जिंक के साथ क्या लिया है, NaOH। जिंक के साथ ही चल रहा है सारा काम। अगर देखो तो कहीं जिंक के साथ NH4Cl ले रहे हैं तो अलग बन रहा है, कहीं जिंक के साथ हम HCl ले रहे हैं तो अलग बन रहा है, और अब जिंक के साथ NaOH और अल्कोहल ले लिया तो क्या हो रहा है, एजोबेंजीन। अगर जिंक के साथ NaOH और अल्कोहल लिया तो बना एजोबेंजीन, और जिंक के साथ अगर अल्कोहल ना लेके सिर्फ NaOH लिया तो एजोबेंजीन तो बना, लेकिन उसका डबल बॉन्ड टूटा, उस पे HH आ गया, उसको हाइड्राजोबेंजीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोबेंजीन। इतना नोट हो गया, करती हूं।
याद करते जाइए साथ साथ, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन को जिंक NaOH और अल्कोहल दे रही हूं तो एजोबेंजीन बन रहा है। अगर सिर्फ जिंक और NaOH दे रही हूं तो हाइड्राजोबेंजीन बन रहा है। और अगर आर्सेनिक का ये ऑक्साइड के साथ सॉल्ट दे रही हूं तो एजॉक्सीबेंजीन बन रहा है। ये पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से रटिए इसको, पूरी स्लाइड को एक साथ देख के आपको ये लर्न करना है लिखने के साथ साथ। और ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, नो कन्वर्जन, नो अदर रिएजेंट इन्वॉल्व, इवन नो अदर स्टेप इन्वॉल्व। ये डायरेक्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन है, किसी के साथ कोलैब नहीं होंगे। ये भी नोट कर लो, देखते ही समझ आ जाना है। क्या हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं? यस। नाइट्रोबेंजीन से एनिलिन विद इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन रिडक्शन, यस। और सिलेक्टिव, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, ये काफी आएगा। दो में से किसी एक नाइट्रो को सिलेक्टिवली करना हो, सिर्फ किसी एक को, तो क्या वो भी पॉसिबिलिटी है? यस। दो एजेंट्स हैं ये, सल्फर का अमोनियम, राइट, ये सल्फर है और H2S होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड बोलती, अब है अमोनियम सल्फाइड। तो ये हुआ अमोनियम सल्फाइड या ये हुआ सोडियम सल्फाइड। दोनों में से कोई भी उठा लो, एक नाइट्रो को रिड्यूस करेगा, एक को छोड़ देगा। दोनों में से किसी एक को भी रिड्यूस कर दीजिए, जो आपकी इच्छा है, जो आपके रिएक्शन की डिमांड है, और एक को छोड़ दीजिए। सो सिलेक्टिव रिडक्शन भी होता है, ये आपके लिए सल्फाइड रिएजेंट्स काम कर रहे हैं, सिलेक्टिव रिडक्शन। नाउ कमिंग बैक टू NCERT मेथड ऑफ प्रेपरेशन। फर्स्ट प्रेपरेशन हो गई थी, सेकंड पे आते हैं, थोड़ा रेपिटेशन मिलेगा। वो जो मेथड पहले चैप्टर्स में मिल रहे थे, दूसरे में मिल रहे थे, वो वाले अब आपके सामने इक्का दुक्का आएंगे, लौट के। फ्रॉम एल्काइल एंड बेंजाइल हैलाइड, ये आपके लिए पूरा रेपिटेशन है, पहले पूरा सुनेंगे, उसके बाद जरूरत हुई उतना ही नोट करेंगे, क्योंकि ये रेपिटेशन है। सो किसी को अगर सुनना नहीं है, सिर्फ नोट करना है, उनकी मर्जी, बट मैं एक बार समझा लूं, ये रेपिटेशन है पहले चैप्टर का इस चैप्टर में, तो आई वॉन्ट टू टेक दैट लिबर्टी, एक बार और एक्सप्लेन हो जाए। तब इसको हमने नाम नहीं दिया था और कहा था अमीन्स में इसको दूसरे नजरिए से पढ़ेंगे। तब हम एल्काइल हैलाइड के नजरिए से पढ़ रहे थे, अब हम अमोनिया या अमीन्स के नजरिए से पढ़ेंगे। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, आप आंसर देंगे, उससे पता लगेगा पहला चैप्टर जिंदा होता है कि नहीं। एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्ट करें, अभी इग्नोर दिस एक्सेस वर्ड, सिंपली तब मैंने पढ़ा था ये एक्स हटेगा, इसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में तीसरा चौथा रिएक्शन था। तो इससे क्या बनना चाहिए था, तब हमने देखा था, आप अमोनिया दीजिए, एक्स हटेगा। इसको हमने तब आपसे पूछ के कि बच्चों इसको ऐसे लिख दूं, आपने कहा हाँ लिख दो। इसमें हमने पहचाना न्यूक्लियोफाइल गया, एक्स की जगह लगा और प्राइमरी अमीन बोल के खत्म, रिएक्शन छोड़ के आ गए। लेकिन ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म, इसका सारा रूट कैसे होता होगा। ये अमोनिया, इसके पास है लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल है। मान लो ये प्राइमरी अमीन था, तो इसमें क्या होगा, SN2, एक साइड से बैकडोर एंट्री अमोनिया और X धकेलेगा, और SN1 भी था तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, व्हाटएवर। बट होना क्या है, अमोनिया जाएगा और X निकलने की कोशिश करेगा। एक स्टेज ऐसी आती है जब सब कुछ इंटैक्ट है, अमोनिया अटैक कर रहा है, X निकल रहा है और निकल भी गया है। यानी कि अमोनिया ने एक्चुअली क्या किया, अपना लोन पेयर जो है वो किसके साथ जोड़ दिया, R के साथ, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर अमोनिया ने क्या किया है बच्चों, अपने लोन पेयर को इसको दे दिया और इसके साथ क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ये इंटरमीडिएट के लिए लगाया, ट्रांजिशन स्टेट के लिए लगाया। और बाहर एनायन सॉल्ट सा बन गया, लेकिन आपको पता है कब तक ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, कब तक इतनी क्राउडिंग झेल लेगा। इसके बाद क्या होगा, एक H और एक X को निकलना पड़ेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दिक्कत हो रही है। एक H और एक X निकला, HX, तो क्या बन के आया, आप कह सकती हूँ प्राइमरी अमीन बन के आया। इफ आई हैव टेकन एक्सेस ऑफ RX, ये है फर्स्ट चैप्टर से आगे, यहां तक हम करके खत्म करते थे।
अगर आर एक्स की एक्सिस ले ली तो ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगा, फिर उसको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, ये तो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट से आर उल्टा अपना भी दे रहा है, ये तो अमोनिया से ज्यादा अच्छा बेस हो गया और ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। चलो जी, फिर से होगा रिएक्शन, फिर से होगा तो अब के क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस आर के साथ बनेगा, पहले ही एक आर बैठा है, अब एक और आर आ जाएगा, तो लिख दूं R2NH2+X, और उससे फिर क्या होगा, फिर आपको HX निकालना पड़ेगा। जब आपने फिर से H और X निकाल दिया तो वो H और X निकालते ही क्या बना, सेकेंडरी अमीन। ये एक इकलौती ऐसी प्रेपरेशन है जिसमें तुम प्राइमरी अमीन भी बनाओगे, इसमें तुम सेकेंडरी अमीन भी बनाओगे, क्योंकि एक्सिस में फिर स्टार्ट हो गया, फिर स्टार्ट हुआ तो R3NH पॉजिटिव X नेगेटिव, फिर HX गया, फिर HX गया, तो मेरे पास क्या बन के आया, टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन बनने के बाद भी रुका नहीं कि हम सोचे अब तो एग्जॉस्ट हो गया, अब तो कोई H नहीं बचा, H नहीं बचा तो क्या, लोन पेयर तो बचा है, न्यूक्लियोफाइल तो है, वो भी क्या न्यूक्लियोफाइल है भाई, 3-3 आर अपना इंडक्टिव इफेक्ट देके उसकी चार्ज डेंसिटी क्या तगड़ी बढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे जाओ फिर अटैक कर, फिर होगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट पे आके रुकता है ये। इस रिएक्शन का नाम सुनना क्या है, वो ऊपर साइंटिस्ट वाला नहीं, हॉफमैन अमोनोलिसिस, वो नहीं, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। सुनिए शब्द, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। जब तक नाइट्रोजन के तीनों H नहीं हटा दिए और उसको इतना एग्जॉस्ट कर दिया कि उसका लोन पेयर भी यूज कर लिया, 4 बॉन्ड जब तक एल्काइल ग्रुप ने आके नहीं बनाए तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। इसको एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कुछ भी कह सकते हैं। अब इत्मीनान से नोट करिए ताकि आपको रिटेन भी हो। हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड को एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी कहते हैं, दोनों नाम से पूछा जाता है। अभी मेरा एक सवाल आ रहा है आपके लिए, पहले नोट कर लो। एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन वर्ड जरूर यूज करना, वो बताएं। ये बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है, ये मेरे लिए अमीन्स बनाने की कभी भी प्रेफर्ड मेथड नहीं रहेगी, मिक्सचर ऑफ अमीन्स, तो मैं उनको तो आइसोलेट ही करती रह जाऊंगी, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रेफर्ड मेथड। अगर मुझे इससे सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाना है, व्हाट चेंज शुड आई डू? क्या? एक्सेस हटा दो, 1 इक्विवेलेंट ले लो। 1 इक्विवेलेंट लिखने की चॉइस ना हो मेरे पास, एक्सेस हटा दो, उससे बेटर है एक्सेस तो हटा दो, इसके आगे एक्सेस लिखो। आप 1 इक्विवेलेंट भी बोल रहे हो तो भी लाखों करोड़ों तो है ही, तो थोड़ा भी ना बने, मेरी इच्छा जो होगी। इसको इतना एक्सेस कर दो, जितना एल्काइल हैलाइड है वो सारा का सारा अमोनिया से रिएक्ट करके यहां रुक जाए, और एल्काइल हैलाइड बचे ना, वो तो अलग बात है। इतना अमोनिया लीजिए, मतलब अमोनिया को एक्सेस करिए। और ये पूछे गए सवाल है 1-1 नंबर में, अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो प्राइमरी अमीन पे आके श्योर शॉट रुक सकते हैं, और अगर आपने RX को एक्सेस में ले लिया तो ये तो भी पूरी चेन चल पड़ेगी, आपको 3 अमीन्स और 1 क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, तो नेवर अ गुड मेथड टू प्रिपेयर। सो उस हिसाब से चले तो एक्सेस, अब मेरे को ये चैप्टर पढ़ाना था तो मैंने इसको एक्सेस लिया क्योंकि तीनों अमीन्स दिखाने थे। अब फर्स्ट चैप्टर में जाऊंगी तो मैं एक्सेस अमोनिया को ले लूंगी कि इतना एक्सेस ले लो कि अल्काइलाइड पहले ही झटके में सारा खत्म हो जाए, बचे ही ना आगे कुछ और करने के लिए, राइट? तो पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल, क्या मुझे इसमें कहीं भी कोई चेंज करना है अगर मेरे को एनिलिन बनाना है? ऑफ कोर्स प्राइमरी अमीन है एनिलिन भी, आई होप अब सबको पता है, बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगाया तो वो भी प्राइमरी अमीन है। अगर मेरे को एनिलिन बनाना है तो पहली चीज तो मैं क्या करूंगी, अमोनिया एक्सेस पे लूंगी। क्या कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को? इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर एनिलिन आउट ऑफ दिस, इमेजिन एनिलिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो लूंगी मैं अमोनिया, फिर क्या लूंगी यहां पे R की जगह AR, और AR और अमोनिया मिलके पहले ये बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे। इज इट करेक्ट?
एराइल हैलाइड में कब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगा? इस मेथड से आप एरोमेटिक अमीन बना ही नहीं सकते। रीजन ऑलरेडी डिस्कस था, बट यहां पूछा तो थोड़ा सा आपको बस याद दिलाना था। मुझे पता था आपको थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद आप आंसर दे भी देते। इस मेथड से गलती से भी एराइल अमीन्स यानी एनिलिन नहीं बन सकता। इससे नो एनिलिन कैन बी प्रिपेयर्ड। अब उसका रीजन लिखना नहीं बनता, बहुत दिन हो गए। और एक चीज, अगर आप एक्सिस ऑफ अमोनिया लेते हैं तो उससे प्राइमरी अमीन पे रिएक्शन को रोका जा सकता है, राइट? तो व्हाई दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड? क्योंकि इसमें ऑलरेडी डन है ये चीज और सुन भी चुके हैं, कुछ लोग लिख भी चुके हैं। व्हाई इट इज नॉट प्रेफर्ड? भाई एक अमीन थोड़े ही बन रहा है, इसमें इतना सारा बन रहा है, फिर कितना खर्चा प्यूरिटी का, और प्यूरिटी 100% तो नहीं आएगी मेरे पास। और एराइल अमीन्स के लिए नहीं कर सकते। आपके पास बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा क्यों। क्योंकि वही रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अमोनोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड, देखिए उस चैप्टर में क्या बोलते थे इसको, अमोनोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड। यहां भी हॉफमैन अमोनोलिसिस ही बोला, लेकिन साथ में क्या बोला, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। एक जगह इसके हिसाब से नाम बोल रहे हैं, एक जगह इसके हिसाब से। इसका प्रोडक्ट गेस करेंगे जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। इसका प्रोडक्ट गेस करेंगे क्या होगा। ये कन्वर्जन्स में आने वाली ये चीज, इसलिए पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आ जाए तो बच्चे क्या देंगे। शगुन, साइकिल क्यों? मैंने यहां पर Na दिया होता तो NaBr निकलता, इंट्रामोलिकुलर वुड्स होता। यहां साइकिल क्यों बनती नजर आ रही है? NH3 का तो एक ही काम है, Br निकाला, उसकी जगह NH2 डाला। चलिए सोचिएगा, मैं इसको थोड़ा सा होमवर्क में डाल रही हूं, आप सोच के आइएगा। मेरी तरफ से एक प्रोजेक्टेड है कि पहली सोच मेरे को आती है ये, क्या यही बनेगा? मेरी तो पहली सोच ही आती है। हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा कुछ करें कि वे पहले एक NH2 जब आया, न्यूक्लियोफिलिकली इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो तब कुछ और अंदर आप कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। साइक्लिक तो मुझे नहीं दिखता। मेरा सजेशन है ये, जब आप इत्मीनान से DPP करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो शायद आप मुझे हेल्प कर सकें। दिस इज स्टिल योर होमवर्क। सजेस्ट करिएगा इसमें क्या बनेगा। अगेन नाइट्रोजन वाला कुछ ही उठा लाओ, उसके सारे बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन पकड़ाते जाओ, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। चेक। तीसरी मेथड क्या है? ये एल्केन नाइट्राइल्स है। साइनाइड का IUPAC में सफिक्स क्या है? नाइट्राइल। और नाइट्राइल के लिए इतना हिस्सा है, ये कार्बन चेन का हिस्सा होता है। तो अगर प्रोपेन नाइट्राइल लिया तो प्रोपेनअमीन बनेगा। तो यहां पर देखिए एल्केन नाइट्राइल्स को रिड्यूस करिए, सारे पाई बॉन्ड हट जाएंगे, जितने उसकी जगह H और H चाहिए प्रोवाइड होगा। सिंपली प्राइमरी अमीन, कोई पॉइंट नहीं कि सेकेंडरी या टर्शरी अमीन मिल सके लाइक नाइट्रो। यहां सिर्फ प्राइमरी अमीन मिलेगा। और उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट, यूज एनी आउट ऑफ दीज टू, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आते हम जब हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? श्योर शॉट प्राइमरी अमीन। और जब हम नाइट्राइल्स की जगह आइसोनाइट्राइल का करते हैं, यानी CN की जगह क्या यूज हो रहा है? NC, तो उसमें क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेंगे, H, जितने H चाहिए मिलेंगे और उससे क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन बनाना है तो नाइट्राइल्स को रिड्यूस कीजिए, सेकेंडरी अमीन बनाना है तो आइसोनाइट्राइल्स को रिड्यूस कीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट वही चल रहे हैं लगभग। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में करनी पड़ेगी सारे कन्वर्जन्स में, नाइट्राइल्स आर ह्यूजली इंपॉर्टेंट। चेक। अगर नाइट्राइल का आप रिडक्शन करते हो आज की क्लास तो क्या बनता है? प्राइमरी अमीन। फर्स्ट चैप्टर में मैंने कहा था
एक कार्बन बढ़ाना है ना तो KCN या HCN जो भी आप एल्काइल लाइट को दो, CN लग जाता है। और उसको अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो, पार्शियल नहीं कंप्लीट, तो बताया गया था उससे क्या बन जाता है, एसिड। तीसरा अब मैं बता रही हूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता, ये रिपीट है, बट वाया अमाइड। इस चैप्टर में नाइट्रोजन कंटेनिंग चीजें मेरे इंटरेस्ट की हैं। तो एक्चुअली में जो फर्स्ट चैप्टर में CN से सीधा एसिड बनवा दिया था ना आपको, वो एक्चुअली में था वाया अमाइड। इस चैप्टर में मेरे को अमाइड चाहिए कन्वर्जन्स में। इसके कन्वर्जन्स बहुत अच्छे हैं, इस पे अगेन लास्ट लेक्चर का आधा एक घंटा तो सिर्फ कन्वर्जन्स पे लगेगा, बट इजी हैं, उतने मुश्किल नहीं है जितने अल्काइल लाइट्स के थे। तो नाइट्राइल से पहले अमाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप सिंथेटिक इंपॉर्टेंस समझो नाइट्राइल की। इससे कितने फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं? इससे आप एसिड बना सकते हो डायरेक्टली, इससे आप प्राइमरी मीन बना सकते हो, इससे आप अमाइड बना सकते हो, और उस अमाइड से आप एसिड बना सकते हो। ये कई बार पूछा जाता है क्यों साइनाइड्स या नाइट्राइल्स की सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। एक तो इससे आप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, दूसरा एक कार्बन बढ़ा के बना सकते हो। आपको कोई कह दे अब कन्वर्जन दबा के मिलेंगे, मीथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाओ, पहले आप मीथेनोइक एसिड से अल्कोहल बनाओगे, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाओगे, अल्काइल हैलाइड से CN लगाओगे, और उसके बाद यहां पहुंचोगे एक कार्बन बढ़ा के एसिड। तो इस तरह से ये इतना सिंथेटिक इंपॉर्टेंस रखता है। पहले चैप्टर में भी यूज किया, तीसरे में भी यूज किया। अल्कोहल तो था ही कुछ नहीं, क्या यूज करते उसमें, वो तो बीच में आया था। सो आ गया सबके पास सिंथेटिक इंपॉर्टेंस C ट्रिपल बॉन्ड N की। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ये 3-3, 4-4 फंक्शनल ग्रुप देता है। चौथी पढ़ना जरा, ये मैं कुछ ना कुछ करके बता चुकी हूं मेथड। ये तीनों एक ही बात है, बस ये दो देख के समझ आ जाएगा। देखना क्या किया है हमने यहां, देखिएगा क्या किया है ये। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हर नाइट्रोजन वाली चीज उठाओ, उसको रिडक्शन करो, उससे अमीन बनना है। बस आपको देखना है प्राइमरी अमीन की सेकेंडरी अमीन। अब मैंने क्या उठाया, अमाइड। मैं भी लिखती जाती हूं, आप भी लिखिए। अब मैंने उठाया अमाइड, उसको दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे बना प्राइमरी अमीन। फिर मैंने उठा लिया बेंजामाइड, बेंजामाइड उठाया तो उससे क्या बना मेरे पास, IUPAC नेम गाइड। जब ये बेंजीन रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आप इसको फिनाइल बोलते हैं। ये जो आप लोगों की माइंड की वायरिंग हो रखी है कि इस रिंग को देखते ही आप बेंजीन सोचते हैं, अब उस वायरिंग को रिपेयर कीजिए। अकेला रिंग है तो बेंजीन जरूर। एक बार आपके जमान और माइंड में बेंजीन आ जाता है तो वो हटता नहीं है। आप जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, आप ये ध्यान देंगे कि इसको आप क्या वर्ड रूट के हिसाब से चलिए, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चलिए। तो एक तरफ से आ गया बेंजाइलमीन, क्योंकि बेंजीन देखना है तो मैंने बेंज तो सोचना ही है नहीं, प्लीज, ठीक है। तो एक वर्ड जो यहां से सही आया, मीथेनमीन, जो मैंने पकड़ लिया, फिनाइल मीथेनमीन। सो प्लीज मेक श्योर इन नामों में अब आप हैबिचुअल हो जाएं। नाउ ये क्या है, अब क्योंकि आप प्रोटीन्स कर चुके हैं, आपको अमाइड लिंकेज पता है। C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में अगर NH2 है तो वो अमाइड है। C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में NH है तो ये अमाइड है। लेकिन अमाइड तो ये होता है, यहीं देखिएगा, एक मिनट फिर नोट कर लेना, टाइम तो दे ही रही हूं मैं, एक मिनट देख लेना। अमाइड क्या होता है, CONH2। अच्छा, कोई मुझसे पूछे अमीन क्या होता है, RNH2। क्या ये भी अमीन है? यस, फंक्शनल ग्रुप सेम है। सब्स्टिट्यूटेड अमीन कह ले कोई, एक एक H हटता गया, उसके कुछ जुड़ता गया, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड। तो अमाइड तो ये भी है। परीक्षित यहां देखिए बच्चे, समझाया यहां जा रहा है, ठीक है। एक तो अमाइड ये है ही है, बस इसमें फर्क क्या हुआ, इसके एक H की जगह आपने एक R लगा दिया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इस चैप्टर में एंड तक यूज होने वाली हर चीज मैंने आज करा दी। आज की क्लास आपको थोड़ी टफ लगेगी, इसमें सब कुछ करा दिया जो आखिरी क्लास तक जाने में आपको यूज होगा, सारे बेसिक्स।
तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब इसको भी तुम रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, ये तो पूरा उड़ जाना है। आप देखिए रिडक्शन में आप यही तो कर रहे हो, ये पूरा उड़ गया एज वाटर, इसमें भी ये उड़ जाएगा एज वाटर। कौन सा अमीन बनेगा, सेकेंडरी। तो इससे क्या बना बालको, सेकेंडरी अमीन। इससे ये भी अमाइड है। अब आप ये बहुत इजीली बता पाएंगे इससे टर्शियरी अमीन बना, क्योंकि आपके सामने बना हुआ है। आपके सामने आंसर ना बना हो तो करना वो एक थोड़ा सा अभी मुद्दा रहेगा, भाई अमाइड है कि नहीं चेक। और ऊपर से आप रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हो, ये पाई बॉन्ड गया पूरा, सॉरी ये ओ गया पूरा का पूरा उड़ गया, और इसकी जगह मेरे पास ये आया, तो ये क्या बना बच्चों, टर्शियरी अमीन। कोई नॉमेनक्लेट कर सकता है इसको, ध्रुव, बानी, प्रगति, नॉमेनक्लेट। एन मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, आगे इथेनामीन, एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉमेनक्लेचर तो आ गया, हमको रिएक्शन में आज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, पहला दिन है आज, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही आपसे, वो लोड मत लीजिएगा, बट एटलीस्ट आपको नॉमेनक्लेचर आ गया। अब एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन, यहाँ आपका एक और मेथड कंप्लीट हुआ। लेकिन समस्या क्या आएगी इस चैप्टर के एंड में, अमाइड कैसे बनता है, क्योंकि आपने एसिड वाला चैप्टर तो पढ़ा नहीं है। अमाइड कैसे बनता है, अमाइड किसी भी एसिड को आप अमोनिया दे दो उससे अमाइड बन जाएगा, क्योंकि एसिड का वो जो एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन था, आपको याद है OH रिलीज होता है, एसिड OH रिलीज करेगा। ये कोई नोट करे ना करे, मतलब ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये एंड में आने वाले कन्वर्जन्स में मेरे को जरूरत पड़ेगी, आपको बीच में अमाइड लाना पड़ेगा। अभी ये शायद अगली स्लाइड पे अमाइड लाना पड़े। तो अमाइड कैसे बनता है, एसिड अमोनिया मिलके अमाइड, एक न्यूक्लियोफाइल गया उसकी जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने ले ली। तो एसिड को अमोनिया से जब भी रिएक्ट करेंगे, आंख बंद करके क्या बनेगा बच्चों, अमाइड। तो ये कौन से नंबर की मेथड पूरी हुई मेरी, चौथे नंबर की। आज के लिए आखिरी मेथड, कुल मिला के 6 हैं, मैं आपको 5 करा के भेजूंगी। आज के लिए आखिरी मेथड पे शिफ्ट हो रही। पहले बताइए इसमें किसी को डाउट। तो किस किस चीज को रिड्यूस किया हमने आज अमीन बनाने के लिए, एक तो नाइट्रो, नाइट्रो पे काफी देर लगी, जिसमें एंड था सिलेक्टिव, दो नाइट्रो लगे थे, उसमें से मैंने अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड दे के किसी एक को किया था। शुरुआत वाली स्लाइड पे था टिन दें, आयरन दें कि जिंक दें विद HCl, उसमें टिन विद HCl प्रेफर्ड मेथड था। और क्या क्या रिड्यूस किया नाइट्रो के अलावा, दूसरे नंबर की मेथड क्या थी, मैं इसलिए नहीं कर रही हूं कि मेरे को याद नहीं है, मैं आपको याद कराना चाह रही हूं, तो हेल्प मी आउट। दूसरे नंबर की मेथड क्या थी, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, बस ये शब्द याद हो, ओके। तीसरे नंबर की कौन सी थी, C ट्रिपल बॉन्ड N को रिड्यूस करना, किससे, कॉपी में मत देखना यार, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक, और उससे सिर्फ प्राइमरी बनता था। और उसी मेथड से सेकेंडरी बनाने के लिए क्या यूज किया था, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। चौथी अमाइड्स। तो चारों चीजों में लगभग ठीक है, सब में रिडक्शन नहीं था, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एल्काइलेशन में कुछ और था, बट मेजरली इट इज कवर्ड बाय रिडक्शंस। लास्ट मेथड फॉर टुडे इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, यहां अमाइड आएगा। तो सो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इस एसिड को कॉमनली जाना जाता है थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड। इसका कोई IUPAC नेम सजेस्ट करे, बहुत बढ़िया नाम है इसका, कोई नहीं सही देगा, देखना शर्तिया दो तुम डाइबेंजोइक एसिड, जूते मारूंगी मैं, डाइबेंजोइक एसिड मत देना बस। अब सोचो, डाइबेंजोइक एसिड में दो बेंजीन रिंग बन जाते हैं, इसीलिए मैंने पहले उस बेवकूफी से रोक दिया है। शुरू बिल्कुल सही किया यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया। कार्बोक्सी नाम की कोई चीज नहीं है IUPAC में, ना सफिक्स ना प्रीफिक्स, तो थोड़ा सा और सोचो, शुरू बिल्कुल सही हुए, मतलब यू आर ऑलमोस्ट देयर। थोड़े से शब्द इधर उधर हैं, ऑर्थो कॉमन नेम है, ऑर्थो की जगह 1 2 उसने सही बोला है, उसके आगे बोलो ऑर्थो की गलती तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। 1 2 बेंजोइक एसिड।
अब एल मुझे मार वाली बात कर रही हो तुम। दो बेंजीन रिंग है, डाई बेंजोइक एसिड। डाई बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग भी दो होने चाहिए ना, डाई तुम बेंजीन से पहले लगा रहे हो यार। आईयूपीएससी आप लोगों ने सबने बड़े अच्छे से किया था। या ये दे दो या ये दे दो, कोई भी एक दे दो, पूरा एक लेक्चर है इसमें। +1 में आईयूपीएससी नेमिंग, जब कार्बन को आप मेन चेन का हिस्सा नहीं ले सकते, इवन वो प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या करते हो आप? एक स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स दूसरे सिस्टम से बोरो करके लाते हो और इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। यहां पर तुम मेन चेन ये लो कि ये लो, मरते हो, एक CHO छूटता है, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स बोरो किया हमने, कार्ब एल्डिहाइड। CHO मीन्स कार्ब एल्डिहाइड। इसी तरह से जब आप दोनों का सेम, सब कुछ सेम है इस फंक्शनल ग्रुप में, आप दोनों को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो, दोनों सफिक्स देने मजबूरी हैं, तो उसके लिए आप एक स्पेशल सफिक्स बोरो करके लाते हो। कितना मुश्किल नाम है उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस स्पेशल सफिक्स का नाम भी कितना मुश्किल है हमारे लिए याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सही नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई और चारा नहीं है आपके पास। तो एनीवेज थैलिक एसिड का यूपीएससी नेम हुआ, ये आएगा अपना एसिड चैप्टर भी आना है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, उसमें एनसीईआरटी में है ये, तब दोबारा जलील करेंगे आपको। आज किया नहीं था तो मिस कर रही थी, सो मेरा खाना पच जाएगा अब। एनीवेज सो अब अगर आपके पास बच्चों एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आप अमोनिया से रिएक्ट करा के क्या बना सकते हो, अमाइड। तो ये बन गया थैलामाइड। थैलिक एसिड से क्या बना, थैलामाइड। ये सारे नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं, अगर मैं नहीं लिख पा रही हूँ स्लाइड पे या आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। अब थैलामाइड में एक चांस है चिलेशन का, और वो चांस क्या है, दिस। जरा सा हीट करते ही ये चिलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। एक बॉन्ड तोड़ने की सिर्फ हिम्मत चाहिए थी, वो हीट ने दे दी कि एक H वहां से निकाल दो, एक यहां पोलर है, बॉन्ड तोड़ दो। तो उस हीट की वजह से इससे निकला अमोनिया, इससे बना, ये था थैलामाइड, ये है थैलीमाइड, राइट, दिस इज थैलीमाइड। ये ऊपर थे अमाइड और यहां पर है एक तरह का अमाइड बट नॉट डायरेक्टली अमाइड, मतलब दोनों साइड से अमाइड लिंकेज है। तो ये क्या हुआ, थैलेमाइड। थैलेमाइड बनाने के बाद अगर आप इसको अभी समझना बच्चों, और एक सवाल का जवाब देना, तब नोट करना और तब क्लास ऑफ होगी। थैलेमाइड को अगर आप सिंपली कोई एल्कली से रिएक्ट कराते हो, KOH, NaOH, एनीथिंग, एल्कली का काम क्या है, बेस है, H हटाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उसकी जगह ऑब्वियसली रिएक्टिव मेटल चला जाएगा। नाउ ब्रिंग एनी एल्काइल हैलाइड। मैं उठा के लाई एल्काइल हैलाइड, KCl, NaCl निकलेगा और R इसके साथ लग जाएगा। बड़ा ही इनडायरेक्ट मेथड है ये। तो जैसे ही मैंने इसको RCl दिया, इस K की जगह क्या लग गया, R। लास्ट स्टेप, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, H और OH लगा दिए, NRHH, क्या बना, प्राइमरी अमीन। ये सबसे अच्छे मेथड्स में, इसमें सेकेंडरी टर्शरी बनने का चांस ही नहीं। और वापस से थैलिक एसिड आ गया, फिर वही साइकिल इससे शुरू कर दूंगी, प्राइमरी अमीन। इससे एरोमेटिक अमीन बनाना क्यों पॉसिबल नहीं है, थिंक फ्रॉम दिस स्टेप। इससे एरोमेटिक अमीन बनाना क्यों पॉसिबल नहीं है? एरोमेटिक ग्रुप N के साथ लगा R ग्रुप, इसी से आ रहा है। अब N के साथ अगर आप ArCl लगाओगे, इसका तो ये बॉन्ड ही नहीं टूटता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहां पर एरोमेटिक अमीन भी नहीं बन सकता इस मेथड से। अब नोट करिए इसको, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब नोट करिएगा, एरोमेटिक अमीन्स नॉट पॉसिबल। वाई प्लान कर सकते हैं खुद से, क्योंकि इसमें एरोमेटिक हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। बहुत बार आ चुका है इसलिए मैं नहीं लिख रही। सो कोई भी अमाइड लाइए। अब तो अमाइड हमें पता है क्या होता है, एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करके अमाइड बन जाता है। अमाइड को ब्रोमीन और KOH दे दीजिए। वैसे इसका पूरा नाम जो मैं है लिख देती हूं, उसे हिंट मिल जाता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड।
इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ब्रोमीन और KOH या NaOH अगर आप देते हैं, सिंपली एक स्टेप में एनसीईआरटी ने देके क्लोज कर दिया इसको। इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बन के आता है, बाकी बाय प्रोडक्ट्स आपके सामने। इससे आपको प्राइमरी अमीन मिलता है। एक तरह से डिग्रेडेशन हुआ है कार्बन चेन का, कार्बन चेन छोटी हुई है। अगर आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोला है। कि आपकी 7 कार्बन की चेन थी तो वो 6 में आएगी, 5 की थी तो वो 4 में आएगी। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का फायदा क्या है? ब्रोमीन और अमाइड का रिएक्शन। तो ब्रोमामाइड वर्ड रहेगा तो ये रिएक्शन हमेशा याद रहेगा। इट गिव्स मी प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी है ना, कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे, कहीं सेकेंडरी टर्शरी हो तो याद रहेगा ना। N के पास 2 H हैं तो अमीन प्राइमरी है। चाहे वो N किस C से जुड़ा है, वो फर्दर कितने C से जुड़ा है उसको हम नहीं देखेंगे। सो अब